ओके, तो सिंपल लिपिड समझ में आ गया आपको। तो इस तरह से सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी में आप देखो तो ये सारा लिखा हुआ है, और मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड और ट्राइग्लिसराइड भी ये टर्म आपको मेंशन मिलेंगे एनसीईआरटी में। उसके बाद एनसीईआरटी बोल रही है these are means glyceride, these are, या ऐसे भी आप ऐड कर सकते हो, these glycerides are also called as fats and oils on the basis of melting point, basis of melting point, whilst having lower melting point at room temperature, that is 20 degrees Celsius. So oils remain in winter. एक एग्जाम्पल दिया ऑयल का, दैट इज जिंजली ऑयल, शायद इसको तिल का तेल बोलते हैं हिंदी में, ठीक है ना। तो ये भी दोनों पॉइंट्स एनसीईआरटी में है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप। सेकेंड जो है वो ग्लिसराइड्स में इतना ही याद रखना अपने को। दूसरा है वैक्सेस। तो सिंपल लिपिड में दो हम लोग को पढ़ना था, ग्लिसराइड्स एंड वैक्सेस। तो सेकेंड नंबर पे है वैक्सेस या वैक्स। तो वैक्स में क्या डिफरेंस है, इसमें ग्लिसरॉल नहीं प्रेजेंट होगा, कोई दूसरा अल्कोहल इसमें आता है, ठीक है ना। तो वैक्स में ग्लिसरॉल की जगह पे कोई दूसरा अल्कोहल आएगा, और वहां पे उस अल्कोहल में एक ही OH ग्रुप होता है। ग्लिसरॉल में कितना था, कितने OH ग्रुप थे ग्लिसरॉल में, बोलो। ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर याद है ना, कितने OH ग्रुप थे, उसी दिन जाके पढ़ना है, ठीक है ना। कितने OH ग्रुप थे ग्लिसरॉल में, 3 बोलो ना, 3 थे ना, 3 OH लगा है ना। तो देखो वैक्स कंसिस्ट ऑफ, इसमें होगा फैटी एसिड प्लस अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल, मतलब फैटी एसिड यहाँ भी होगा। यहाँ पे क्या होता था, ग्लिसरॉल होता था, यहाँ पे ग्लिसरॉल की जगह पे कोई दूसरा अल्कोहल होगा। एक का याद रख सकते हो आप, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये वीक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल, और जो अल्कोहल है दैट इज कॉल्ड मेरिसाइल अल्कोहल। ये एग्जांपल हो गया, यहाँ पे एक अल्कोहल है
मतलब ग्लिसरॉल के जगह पे जो अल्कोहल है दैट इज मेरिसाइल अल्कोहल, और इसका फॉर्मूला होता है C631OH। एक ही OH होगा इसमें, ठीक है। इट इज मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल, इट इज मोनो हाइड्रोक्सी अल्कोहल। तो यहाँ पे ग्लिसरॉल नहीं होता, वैक्सेस में कहीं भी आपको ग्लिसरॉल नहीं मिलेगा। तो क्या मिलेगा, अल्कोहल यहाँ भी मिलेगा लेकिन वो अलग अल्कोहल होगा, उसका नाम मेरिसाइल हो सकता है, सिटाइल होता है, सेराइल होता है, बहुत सारे अलग अलग नाम के अल्कोहल होते हैं, लेकिन ग्लिसरॉल यहाँ पे आपको प्रेजेंट नहीं मिलता है। क्लियर, ये डिफरेंसेस है वैक्सेस में और ग्लिसराइड्स में। तो ग्लिसराइड्स में फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल था, यहाँ पे भी फैटी एसिड है लेकिन प्लेस ऑफ ग्लिसरॉल देयर इज मेरिसाइल अल्कोहल। क्लियर, मतलब ग्लिसरॉल यहाँ पे नहीं होगा। इधर का रब करें, वैक्स का एक एग्जांपल बी वैक्स, आपने नाम सुना होगा। कहाँ से प्रोड्यूस होता है, हनी बी, वेरी गुड। तो इट इज द प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट। हनी जो है उसका नेचुरल प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है ना, वो बनता है, ये उनका नेचुरल प्रोडक्ट है, मतलब वो सिक्रीट करते हैं बस, बी वैक्स बना हुआ। तो नेचुरल प्रोडक्ट है ये, नेचुरल प्रोडक्ट ऑफ हनी बी। तो नेचुरल प्रोडक्ट है ये हनी बी का। और बी वैक्स में क्या क्या होगा, तो बी वैक्स में फैटी एसिड जो है, फैटी एसिड होगा प्लस एक अल्कोहल होगा। वैक्स में क्या होता है, फैटी एसिड होता है प्लस अल्कोहल होता है, अदर देन ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे जो फैटी एसिड है दैट इज पामिटिक एसिड। इसका स्ट्रक्चर आपको याद है और याद करना भी है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना। कितना कार्बन कंपाउंड है पामिटिक एसिड, वेरी गुड। तो 16 कार्बन कंपाउंड। तो पामिटिक एसिड और अल्कोहल की जगह पे हमें लिखना है मेरिसाइल अल्कोहल। तो पामिटिक एसिड और मेरिसाइल अल्कोहल, और जहां भी एसिड रिएक्ट करते हैं तो एक ईस्टर बनता है। यहाँ पे जो ईस्टर है दैट इज कॉल्ड मेरिसाइल पामिटेट, और यही मेरिसाइल पामिटेट क्या है, बी वैक्स है। तो मेरिसाइल पामिटेट इज बी वैक्स। बहुत सारे वैक्स आपने नाम भी सुना होगा, जैसे ईयर वैक्स है ना, ईयर वैक्स है जिसको सेरुमेन भी बोलते हैं, ई वैक्स या सेरुमेन, या एक तो ईयर वैक्स ये। फिर एक कार्नोवा वैक्स भी होता है जो आपको प्लांट्स के लीव्स में मिलेगा, प्रेजेंट ऑन लीव्स ऑफ प्लांट या प्लांट्स, उनके लीव्स पे आपको मिलेगा कार्नोवा वैक्स। फिर एक होता है पैराफिन वैक्स, ये सारे नाम है वैक्स के। तो पैराफिन वैक्स यानी जो मेरिसाइल पामिटेट है क्या बच्चों, ये ईस्टर है, याद रखना, ये ऑल्सो ईस्टर है। यहाँ भी एक ईस्टर बॉन्ड बनेगा। तो अगर याद रहता तो सही है, आपको बस ये याद रख सकते हो बी वैक्स, और कोई ज्यादा नहीं पूछा गया आज तक, ऐसे नीट में भी ये नहीं आया, किसी दूसरे एग्जाम में आया हुआ है। तो पैराफिन वैक्स, पैराफिन वैक्स जो है इसका यूज है, पैराफिन वैक्स का जो यूज है दैट इज कैंडल मेकिंग। कैंडल बनाने में जो वैक्स यूज होता है दैट इज पैराफिन। तो इस तरह से कुछ वैक्स हैं ये सब। तो पहला सिंपल लिपिड्स में आपको यही याद रखना है, ग्लिसराइड्स एंड वैक्स। ग्लिसराइड के लिए 2-3 पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब वैक्स के लिए एनसीईआरटी ने कुछ नहीं लिखा है और कभी आज तक क्वेश्चन भी नहीं आया है, बस नॉलेज के लिए आप थोड़ा सा जान लो।
क्लियर। तो सिंपल लिपिड में इतना अपने को याद रखना है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कंपाउंड या कॉन्जुगेट लिपिड पे। कंपाउंड या कॉन्जुगेट लिपिड कहने का मतलब उसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल तो है ही, कुछ और भी कंपाउंड है, इसीलिए को क्या बोला कंपाउंड या कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट का मतलब ही दो तीन चीजें उसमें जुड़ी होंगी, ठीक है। तो वो देखेंगे अपन कि वो क्या है। तो नेक्स्ट अब आ जाओ आप कॉन्जुगेट या कंपाउंड लिपिड पे। तो हेडिंग डालो कंपाउंड और कॉन्जुगेट लिपिड। कंपाउंड और कॉन्जुगेट लिपिड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फॉस्फोलिपिड। इधर अगर आप करें फॉस्फोलिपिड एनसीईआरटी में जो पॉइंट प्रेजेंट है लिखा हुआ है फॉस्फोलिपिड के लिए वो दैट इज इट इज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। तो ये याद रखना आपको, सेल के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है फॉस्फोलिपिड, या आप बोल सकते हो जो सेल मेम्ब्रेन है दैट इज मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड। तो फॉस्फोलिपिड से सेल का मेम्ब्रेन बना होता है, तो इट इज प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। बस एक लाइन एनसीईआरटी ने लिखा है। उसके बाद अब फॉस्फोलिपिड में है क्या, तो सेकंड पॉइंट लिखना फॉस्फोलिपिड कंसिस्ट ऑफ फर्स्ट फैटी एसिड और इनका नंबर याद रखना है, दो फैटी एसिड होंगे 2। सेकंड होगा क्या ग्लिसरॉल कितना होगा 1 मॉलिक्यूल। फिर तीसरे नंबर पे आएगा फॉस्फोरिक एसिड, इसका नंबर भी 1, यानी 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। एंड फोर्थ इज नाइट्रोजिनस कंपाउंड जो बेसिक इन नेचर होगा, एक बेस होगा बेसिक इन नेचर। और ये नाइट्रोजनस कंपाउंड अगर कोलीन है, अभी इतना समझो, अभी मैं जब स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा तब आपको पूरा समझ में आएगा। अगर ये नाइट्रोजनस कंपाउंड मतलब इसमें नाइट्रोजन होगा, अगर ये नाइट्रोजनस कंपाउंड कोलीन है, क्लियर, एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है, इसका नाम क्या है कोलीन, तो उस फॉस्फोलिपिड को बोलेंगे लेसिथीन, क्लियर। और अगर नाइट्रोजनस कंपाउंड मतलब समझ में आ रहा है, तीनों चीजें सेम रहेंगी, चौथा भी सेम होगा, मतलब फॉस्फोलिपिड के दो एग्जांपल हैं, एक है लेसिथीन जो एनसीईआरटी ने ड्रॉ किया है, और दूसरा है सिफैलिन। लेसिथीन कब होगा, जब ये नाइट्रोजनस कंपाउंड के जगह पे आप लिखोगे कोलीन, और अगर नाइट्रोजनस कंपाउंड के जगह पे आप लिखते हो इथेनोलामाइन तो वो क्या होगा सिफैलिन। मतलब फॉस्फोलिपिड के दो एग्जांपल हैं। कंपाउंड क्यों है, क्योंकि देखो सिंपल में क्या था, फैटी एसिड था और ग्लिसरॉल था। अब कंपाउंड या कॉन्जुगेट का मतलब कुछ एडिशनल चीजें आपको ऐड करनी पड़ेंगी। अब जब ऐड करेंगे तब बन जाएगा वो कंपाउंड या कॉन्जुगेट लिपिड, क्लियर। अब एक्स्ट्रा चीजें क्या है, तो फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फो नाम आया ना, तो फॉस्फोलिपिड क्यों है, क्योंकि इसमें फॉस्फोरिक एसिड है। और चौथा कंपोनेंट है नाइट्रोजनस कंपाउंड। नाइट्रोजनस कंपाउंड बोलने का मतलब कि यहाँ पे नाइट्रोजन लगा होगा उस कंपाउंड में, देखेंगे कैसा उसका स्ट्रक्चर है। अगर वो नाइट्रोजनस कंपाउंड कोलीन है देन फॉस्फोलिपिड इज लेसिथीन, और अगर वो नाइट्रोजनस कंपाउंड इथेनोलामाइन है, इथेनोलामाइन, तब वो जो फॉस्फोलिपिड है दैट इज कॉल्ड सिफैलिन, इसको बोलते हैं सिफैलिन।
जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे अभी टेंशन नहीं लेना और बिल्कुल समझ में आएगी क्या है ये। चलिए बस इतना लिखना कि फॉस्फोलिपिड में 4 चीजें होती हैं। अब पहले हम लोग बना रहे हैं लेसिथीन। इधर का रब करें, पहले मैं लिख लेता हूं फिर आप पेन रख देना, देखना कैसे मैं बना रहा हूं कंपाउंड, तब उसके बाद नोट करना। देखो अब हम लिख रहे हैं फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड का 2 एग्जांपल था। पहला एग्जांपल है फॉस्फोलिपिड का लेसिथीन। तो लेसिथीन इज एग्जांपल ऑफ फॉस्फोलिपिड। लेसिथीन इज एन एग्जांपल ऑफ फॉस्फोलिपिड। फॉस्फोलिपिड क्लियर। अब इसमें है क्या क्या? 2 फैटी एसिड, फिर क्या है बोलो? ग्लिसरॉल। तो चलो ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया, सही है, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 फैटी एसिड बना लेते हैं। तो फैटी एसिड को लिख सकते हैं हाँ? और दूसरे को R2 लिख सकते हैं ना, ऐसे लिख लिया। फिर प्लस फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला होता है बच्चों H3PO4। H3PO4 और इसका स्ट्रक्चर है ऐसे, याद रखना है आपको, यानी 3H, H3 यानी 3H होना चाहिए। 1 2 3। फॉस्फोरस कितना है? 1, तो बीच में फॉस्फोरस और ऑक्सीजन कितना? 4, यानी 1 2 3 4। यानी ये स्ट्रक्चर किसका हो गया? H3PO4 या फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर? तो ये हो गया फॉस्फोरिक एसिड। चलो उसके बाद चौथा कंपोनेंट हमारा क्या है? नाइट्रोजनस कंपाउंड। और अगर ये लेसिथीन है तो नाइट्रोजनस कंपाउंड क्या है? कोलीन। अब कोलीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं मैं। देखो कोलीन का स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा इसको रब करते हैं, थोड़ा बड़ा है ना। तो देखो क्या है? OH CH2 CH2, इसके साथ लगा है नाइट्रोजन और यहाँ पे लगा है 3 मिथाइल ग्रुप, यानी ये टर्सरी एमाइन होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ाया जाएगा। एक नाइट्रोजन से जब 3 मिथाइल ग्रुप लगे हो दैट इज टर्सरी एमाइन। क्लियर? और ये यहाँ पे आयन फॉर्म में है, इसीलिए 3 से यानी 4 बन जा रहा है। जनरली नाइट्रोजन से 3 बॉन्ड बनते हैं। क्लियर? यहाँ पे ये प्लस के फॉर्म में रहता है, यानी एक आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए 3 और एक 4 बॉन्ड बना रहा है। अदरवाइज नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो इस तरह से। क्लियर? तो ये आयन है, इसलिए यहाँ 3 और एक ऊपर यानी 4 से जुड़ा हुआ है। कंफ्यूज नहीं होना कि 4 क्यों है। 4 इसलिए है क्योंकि ये आयन फॉर्म में यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर? तो इस तरह से स्ट्रक्चर याद रखना है। यानी समझ में आ गया? यानी ये स्ट्रक्चर किसका है? नाइट्रोजनस कंपाउंड कोलीन का। क्लियर? अब हर जगह बॉन्ड बना देते हैं। अब देखो यहाँ पे हम क्या करते थे बोलो? यहाँ पे हम लोग यहाँ से रिमूव करते थे क्या? -H2O है ना, वाटर। तो चलो रिमूव कर दो, है ना, रिमूव हो गया। यहाँ से भी रिमूव करेंगे, यहाँ से भी रिमूव कर दिया। क्लियर? अब देखो यहाँ आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ जो यानी तीसरा फैटी एसिड मिसिंग है, यानी क्या होगा? यहां से भी आपको H2O माइनस करना है। ध्यान से समझना, यानी ऐसे भी या यहां से भी, कहीं से भी कर सकते हो आप। तो OH यहां से ले गए और इसको ऐसे लिख लेता हूं मैं इस तरह से। क्या समझ में आया? बस H इधर के, क्योंकि यहां से निकालना है, वाटर निकालना है ना। तो यहां से भी वाटर निकल गया। बोलो, यहाँ भी वाटर, यहाँ भी वाटर, यहाँ भी वाटर, तीनों जगह से वाटर निकल गए। अब यहाँ आओ, यहाँ भी OH OH, जहां भी OH OH मिलेगा वहां से वाटर निकालेंगे। अब देखो यहाँ से
ऐसे निकाल दो या ऐसे निकाल दो, किस तरह से भी निकाल सकते हो। ये निकल गया -H2O। अब बस सबको जोड़ दो, ये बन जाएगा क्या, कोलीन, जो कि एक लेसिथीन, तो बन गया ये लेसिथीन, जो क्या है, फॉस्फोलिपिड। यानी इसका स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ देखो, CH2। आप NCERT वाला लिख रहे हैं, ठीक है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, OC डबल बॉन्ड OR1 लिख सकते हैं, ट्राइग्लिसराइड में बताया था मैंने आपको, ठीक है। उसके बाद CH, दूसरा वाला जो फैटी एसिड है इधर लिख रहा हूँ, यानी OC डबल बॉन्ड R2 लिख सकते हैं। यहाँ पे CH2 बोलो, उसके बाद OP डबल बॉन्ड, फिर O नीचे OH। वाह, बहुत इंटेलिजेंट है आप लोग, जल्दी बोलो। उसके बाद CH2, फिर N, और इसके साथ CH3, बस बना दिया, हो गया ना, कुछ छूटा तो नहीं। बस यही है फॉस्फोलिपिड, ब्रैकेट में NCERT लिखा है लेसिथीन। आप NCERT देख के खोल के देख लो, कुछ छूटा नहीं ना। अब NCERT खोल के देखो, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। उन्होंने इतनी मेहनत नहीं की है, हम लोग को ज्यादा मेहनत करनी पड़ी इसको बनाने में। समझ में आया? तो इस तरह से लेसिथीन बनता है। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, NCERT वाला कोई पॉइंट नहीं छोड़ना है। उसके अलावा जो चीज जिसकी जितनी श्रद्धा है पढ़ सकता है। श्रद्धा कपूर नहीं। मिल गया? देखो अब अच्छा लगेगा आपको, ये लेसिथीन बन गया। ऐसे डायरेक्ट में लिख देता तो आप लोग का पता नहीं क्या है ना। तो अब आपको समझ में आएगा ऐसे बनता है लेसिथीन। हाँ यही है, एक ही नाइट्रोजन तो बाउंड एक ही है भाई। 10 कहाँ लगाया मैंने, एक ही लगाना नहीं लिखा है, यानी एक ही है। हाँ, या तो इथेनोलामाइन या कोलिन। इथेनोलामाइन लगा दोगे तो बन जाएगा सिफेलिन। आप देखो सिफेलिन में बस यहाँ पे कोलिन के जगह पे आपको लिख देना है क्या, इथेनोलामाइन। वो मैं आपको बता देता हूँ कैसा स्ट्रक्चर है। वो हमें आए या ना आए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आया है अभी तक सिर्फ लेसिथीन पे ही, ठीक है। इथेनोलामाइन पे क्वेश्चन नहीं आया। अगर आ जाता है तो आप ऐसे बना सकते हो उसका स्ट्रक्चर। बस इस कोलिन के जगह पे हटाना, ये पूरा कोलिन है इसको हटा देना है और आपको इथेनोलामाइन लिख देना है। वो कैसे लिखोगे, तो OH CH2 and NH2, that is इथेनोलामाइन। क्लियर? तो इसको ऐड कर देना, फिर वही वाटर हटा देना और बन जाएगा सिफेलिन। क्लियर? क्या हुआ, कोई डाउट?
1 बजते ही बता देना या उससे 5 मिनट पहले ही बता देना। खाने के टाइम में अगर कोई मास्टर पढ़ाता रहे तो बहुत गालियाँ देते हैं बच्चे उसको, लेकिन मैं जब उधर बेंच पे बैठता था ना तो मैं अपने टीचर को बहुत गाली देता था। 1 बजे के आसपास जो लेट किया उसको तो बहुत गाली पड़ती है, तो मैं नहीं गाली सुनना चाहता, तो 5 मिनट पहले ही बता देना, 12:55 में ही छोड़ देंगे। तो आपसे पूछ सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर है, फॉस्फोलिपिड का या लेसिथीन का, तो बस स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, इतना ड्रॉ नहीं करना है। और 11th का है तो महाराष्ट्र बोर्ड में क्या होता है, सिर्फ 12th से आता है ना पेपर, 11th से तो नहीं रहता है, बनाने का कोई प्रॉब्लम मतलब है नहीं, जरूरत। हाँ, एक बार आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए कैसे बना है। हाँ, ले सकते हैं। रब करें, हो गया। कंप्लीटेड हो गया, तो लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, लिख लिया है ना ये, लिखो लेसिथीन इज प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन ऑफ सोयाबीन सीड्स। सोयाबीन बहुत होता है ना अमरावती में, उसके सीड्स के ऊपर जो उसका सीड का जो सेल मेम्ब्रेन होगा किससे बना होगा, लेसिथीन से। तो लेसिथीन इज प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ सोयाबीन सीड्स एंड एग यॉक, जो अंडे का पीला वाला भाग है उसमें, एग यॉक YOLK, जो पीला वाला पार्ट है यॉक, YOLK में भी आपको लेसिथीन मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखना सिफैलिन। सिफैलिन बस पोलिन की जगह पर समझ गए ना, उसको ऐड करना है, बनाने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, मेंशन नहीं आएगा। अगर आप इजीली बना भी सकते हो ऐसे चाहो तो, बस वो सारा जो OH से लेके सारा ग्रुप है उसकी जगह पे ये लिख देना है, क्या, इथेनोलामाइन, और उसके बाद वहां से वाटर निकाल देना है, इजी है। तो सिफैलिन भी आप बना सकते हो, लेकिन बनाना नहीं है, ये एनसीईआरटी में नहीं है और कभी क्वेश्चन भी नहीं आया है। तो अगर आ जाए तब भी हम सॉल्व कर ही सकते हैं, तो इसको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट बस लिखना आप सिफैलिन, होमवर्क रहा आपके लिए, आप बना के ले आना, ठीक है। अब लिखो सिफैलिन इज प्रेजेंट इन न्यूरल टिश्यू, सिफैलिन इज प्रेजेंट इन न्यूरल टिश्यू एंड प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का भी जो मेम्ब्रेन है उसमें आपको सिफैलिन मिल जाएगा। तो सिफैलिन इज प्रेजेंट इन न्यूरल टिश्यू एंड प्लेटलेट्स।
दो पॉइंट अपने को याद रखना है। तीसरा लिखना है एक ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज वाले पार्ट से इंपॉर्टेंट है, दैट इज डाइपामीथाइल। डाइपामीथाइल लेसिथीन। डाइपामीथाइल लेसिथीन मतलब लेसिथीन का ही एक कंपाउंड है। इज ए सर्फेक्टेंट। is a surfactant present in alveolar wall। जो एल्वेलाई की वॉल होती है, मतलब देखो इस तरह से एक इरेगुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है एल्वेलाई लंग्स में, जहां पे गैसेस एक्सचेंज होता है। और क्या होगा, जो भी, और ये एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, जहां भी फिजिक्स में आपको पढ़ाया जाएगा, जहां भी कोई सर्कुलर या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, सर्कुलर सपोज करो, तो उसके ऊपर एक सरफेस टेंशन लगता है जो उसको एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट बना के रखता है। अगर इस सरफेस टेंशन नहीं होगा तो ये सर्कुलर या स्फेरिकल नहीं हो पाएगा। तो किसी भी सर्कुलर सब ऑब्जेक्ट को सर्कुलर शेप मेंटेन करना है तो वहां पे सरफेस टेंशन डेवलप कराना होगा या सरफेस टेंशन होता है। तो एल्वेलाई में भी क्या है, इस तरह से सरफेस टेंशन लगा होता है। अब क्या है, ये सरफेस टेंशन इतना ज्यादा होता है कि एल्वेलाई को इतना इस तरह से खींचेगा अंदर की तरफ, सेंटर की तरफ, और हो सकता है एल्वेलाई कोलैप्स कर जाए। तो गैसेस एक्सचेंज होगा कैसे, तो ये डाइपामीथाइल लेसिथीन इसी सरफेस टेंशन को डिक्रीज कराता है। मतलब एक फोर्स अंदर की तरफ, एक फोर्स बाहर की तरफ। तो यही एल्वेलर वॉल में सर्फेक्टेंट लगा होगा, जो सर्फेक्टेंट प्रेजेंट होगा, जिसका नाम है डाइपामीथाइल लेसिथीन। ये सरफेस टेंशन को डिक्रीज कर देगा और उसका वो कोलैप्स होने से बच जाएगा। कौन, एल्वेलाई। नहीं तो सरफेस टेंशन इतना ज्यादा होता है यहाँ पे कि एल्वेलाई के वॉल को ऐसे खींच के कोलैप्स करा देता। लेकिन इसी के वॉल में ये प्रेजेंट होता है डाइपामीथाइल लेसिथीन, जो सरफेस टेंशन को डिक्रीज करा देगा और एल्वेलाई का एक शेप प्रॉपर मेंटेन रहता है। वो इसी वॉल में यहाँ पे प्रेजेंट है। अब सरफेस टेंशन खींच रहा है लेकिन वो रिड्यूस कर रहा है सरफेस टेंशन को।